हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी 1 के क्वेश्चन पेपर को। और ये क्वेश्चन पेपर CSPTU यानी कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी का है। तो अगर आपने ये पेपर दिया है तो आज की वीडियो में यह जान पाओगे कि आपके इंस्ट्रक्शंस वाइज कौन से आंसर सही हैं और वो क्यों सही हैं। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो भी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके काम आएगा। सेमेस्टर भले ही आपका अलग हो पर नॉलेज कभी भी अलग नहीं होता। इस क्वेश्चन पेपर के 3 बेसिक सेक्शन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए कंटेंट करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, पार्ट बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और पार्ट सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले पार्ट का। पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है, पिक आउट द एप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू लीवर इज मिनिमाइज्ड। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो आपको आंसर बता रहे होते हैं कि वो क्या आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन के 2 मेन पार्ट हैं। एक तो ये कि एलिमेंट्री रूट है, दूसरा कह रहा है कि लास्ट वाला सेक्शन देखिए, लीवर इज मिनिमाइज्ड, जिसमें आपके ड्रग का इन्वॉल्वमेंट लीवर के साथ बहुत कम से कम हो। ऐसा कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके वो एलिमेंट्री रूट की हम बात करें तो पहला ऑप्शन दिया है ओरल, ये नहीं होगा आंसर सही। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी ड्रग को ओरल रूट से देते हो तो वो आगे जा करके आपके लीवर में मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगा। तो यहाँ पे आपका ड्रग का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है लीवर के साथ, तो इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा। दूसरा है ट्रांसडर्मल, जो कि एलिमेंट्री पार्ट नहीं दिखाता, वह एक आपके लोकल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बचा ऑप्शन 3 रेक्टल, और चौथा है आपका इंट्राडियोडिनल। तो इंट्राडियोडिनल इज नॉट सो बेसिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन आता है जब कभी भी हमको लिवर से बाईपास होकर जाना होता है, तो वह है रेक्टल। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह है रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ किताबों में ये चीज़ जरूर दी गई है कि अगर आप रेक्टल रूट से ड्रग देते हो तो वो थोड़ा जाकर के लीवर में इन्वॉल्वमेंट होगा। वैसे तो ये बाईपास करता है लीवर को, लेकिन थोड़ा सा जाना और बेसिक थ्रू होके जाना दोनों में डिफरेंस है। ये थोड़ा सा बाईपास करेगा, बट वो आपका राइट आंसर यही है, रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड। सिंपल सा मतलब है कि फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 2 चीजें देखिए, फार्मेको तो कॉमन निकल जाएगा, हमारे पास आएगा काइनेटिक और फार्मेको डायनेमिक। तो मैंने कहा था डी फॉर याद रखने के लिए तरीका है डी फॉर व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी। ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, और काइनेटिक में क्या होता है, बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक पूछ रहा है, मतलब ये जानना चाह रहा है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या रिस्पॉन्स करती है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये तो इफेक्ट ऑफ ड्रग है ना, तो ड्रग का इफेक्ट है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये भी ड्रग का इफेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी है इफेक्ट किसका है, ड्रग का। तो ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, वो तो फार्माकोडायनामिक कहलाता है, ना कि फार्माकोकाइनेटिक। तो पहले दोनों ऑप्शन गलत होंगे। तीसरा है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिनल एजेंट। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिनल एजेंट का हमारे बॉडी के रिस्पॉन्स से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह भी आंसर गलत होगा। आखिरी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। पहला वर्ड पे फोकस करिए, यहीं पे आंसर छिपा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। और हमको पता है काइनेटिक में हम क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक में हम ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म ही पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप डी पूछा है तो यहाँ पे डी इसी के है, तो आपका राइट आंसर होगा चौथा वाला ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग या इन द ऑर्गेनिज्म। आगे का क्वेश्चन देखिए, हाफ लाइफ दैट इज टी हाफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन। डज नॉट पे फोकस करिए। पहला है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा और चौथा है रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको घुमा सकता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सीधा सीधा बोल लीजिए मेटाबॉलिज्म, जो कि किसी भी एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कन्वर्जन होने की वजह से कई बार ड्रग की जो हाफ लाइफ है वो बढ़ जाती है, कई बार ड्रग की हाफ लाइफ घट जाती है, तो ये तो अफेक्ट कर सकता है, या यूं बोलो कि टी हाफ डिपेंड कर सकता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे। दूसरा है टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग का एब्जॉर्प्शन कब हो रहा है, किस समय में हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है ड्रग के हाफ लाइफ से, तो ये आपका सही आंसर होगा। आगे भी देख लीजिए, अगला ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि टी हाफ का मतलब क्या है, कितना प्रपोर्शन ऑफ ड्रग अभी भी आपके प्लाज्मा में है, या दूसरा बोला जाए तरीके से तो कितना प्रपोर्शन ऑफ ड्रग आपके प्लाज्मा से एलिमिनेट हो चुका है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन वर्ड आ गया, देखिए रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये दोनों चीजें तो बिलोंग करती हैं आपके हाफ लाइफ से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन।
क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं करता हमारा बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो ये कहता है फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन घुमाने वाला है, ध्यान दीजिएगा। वैसे यहाँ पे बोल्ड में कर दिया गया है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल में कर ही दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा फार्माकोडायनेमिक, यहाँ पे काइनेटिक नहीं है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, कौन सा करता है। लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे पूछा है एक्सेप्ट, तो पहले तो ये देख लो कि कौन सा डायनेमिक के अंदर आता है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और जो डायनेमिक के अंदर नहीं आता वो ऑटोमेटिक आपका सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखिए, बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये इफेक्ट ऑफ ड्रग है ना, इसका ड्रग का इफेक्ट है, तो ये तो आएगा डायनेमिक के अंदर। उसके बाद देखिए एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, भैया ए और डी किस में आता है, इसी में तो आता है एडीएमई में, तो ये नहीं है डायनेमिक का पार्ट और नहीं है, इसलिए तो यही सही आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है। अगला देखिए मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग कैसे काम करता है, ये तो डायनेमिक का ही पार्ट है। ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग किससे किससे इंटरैक्ट करता है, ये भी ड्रग के ही अंदर का प्रोफाइल है, तो ये पूरे के पूरे एक्सेप्ट बी ड्रग डायनेमिक के अंदर आते हैं। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी, क्योंकि बी डायनेमिक के अंदर नहीं आता, किसके अंदर आता है, काइनेटिक के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट एंड हैज मॉडरेट एफिशिएंसी इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन तब आपको समझ में आएगा जब आपने ब्रीफिंग हमारे वीडियोस देखे होंगे। सारे क्वेश्चन हमने हमारे ऐप पे डाले थे, लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा बहुत वर्डिंग इधर उधर हुआ है, बट बेसिक पॉइंट वही है। देखिए इफ एन एगोनिस्ट, पहला पॉइंट एगोनिस्ट पे टिक करिए, कैन प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट, ये इसकी जान है। सब मैक्सिमल, मैक्सिमल मतलब होता है पूरा और सब मैक्सिमल मतलब होता है उससे थोड़ा सा डाउन। अब ये किसकी प्रॉपर्टी है, या कभी जब एगोनिस्ट सब मैक्सिमल इफेक्ट देता है तो इसे हम क्या एफिशिएंसी के नाम से जानेंगे। पहला है पार्शियल एगोनिस्ट, दूसरा है एंटागोनिस्ट, तीसरा है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, चौथा है फुल एगोनिस्ट। पहले मैं गलत को गलत करके हटा दूं ताकि समझ में आते जाए आपका। पहला है फुल एगोनिस्ट। अब यहाँ पे फुल एगोनिस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सब मैक्सिमल नहीं लिखा होता तो फिर वो फुल एगोनिस्ट था। लेकिन कैन प्रोड्यूस सब मैक्सिमल, सब मतलब क्या है, उसका एक हिस्सा जो कि पूरा नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा है, तो ये फुल एगोनिस्ट तो हो नहीं सकता, इसको आप पहले से हटा दो। उसके बाद एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नहीं होगा। कैसे हो सकता है एक साथ दो चीज़ें, इसको भी आप हटा दो। उसके बाद आता है आपका एंटागोनिस्ट। क्यों होगा एंटागोनिस्ट, नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है एगोनिस्ट पूछा है ना, इस पे ध्यान दीजिए। एगोनिस्ट पूछा है तो एंटागोनिस्ट कैसा होगा, आपका आंसर एगोनिस्ट के आसपास ही होना चाहिए। अब देखिए आता है पार्शियल एगोनिस्ट, इस पे ध्यान दीजिए। पार्शियल मतलब एक आंशिक, और ये सब मैक्सिमल ही आंशिक दिखाई देगा, तो द राइट आंसर इज पार्शियल एगोनिस्ट। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियली वो काम कर रहा है, काम तो कर रहा है बट उसके जैसा काम नहीं कर रहा, उसी के काम के जैसा थोड़ा सा काम कर रहा है, तो सब पार्शियल ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, इसीलिए कहलाया पार्शियल एगोनिस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शन व्हेन अ ड्रग इज टेकन कंटिन्यूअसली और रिपीटेडली। देखिए क्या है, टॉक्सिक एक्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और कंटिन्यूअसली या रिपीट बहुत जल्दी फास्ट किया जा रहा है। क्या क्या हो सकता है अगर ये इफेक्ट हम बात करें तो, पहला है रिफ्रैक्शनरीज, कम्युलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस। अगर आप ये चीज देखोगे कि फिनोमिना की हम बात करते हैं, फिनोमिना मतलब प्रोसीजर, कि अगर हम रिपीटेडली कंटिन्यूअसली ले रहे हैं और उससे उसका जो इफिकेसी है वो पहले की तुलना में कम हो रहा है, या हमको पहले के जैसी एफिकेसी लेने के लिए उसी ड्रग का डोज पहले की तुलना में ज़्यादा लेना पड़ रहा है, तो हम सोच सकते थे कि वो टॉलरेंस या टैकीफाइलैक्सिस के अंदर आएगा। लेकिन ये फिनोमिना नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा टॉक्सिक रिएक्शन, तो ये आंसर आपका तो पहले हटा दो टॉलरेंस को, ये भी आपका आंसर हटा दो। रिफ्रैक्शनरीज पता नहीं ये कौन सा ऑप्शन है, इसको कुछ भी ऐसा डाल दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अब क्या हो रहा है, अब बचा हमारे पास कम्युलेटिव इफेक्ट। वो क्यों होगा, देखिए कंटिन्यूअसली और रिपीटेडली दे रहे हो तो क्या होगा, मतलब मान के चलें कि एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, दो कंडीशन लेते हैं, ये एक भूखा है या इसको हमको कुछ खाना देना है। आपने एक रोटी दिया, एक रोटी खत्म हो गई, इसके बाद आपने दूसरा दिया,
दूसरा खत्म हो गया, तीसरा दिया, मतलब जब जब इसको नीड हुई तब आपने दिया, जरूरत के हिसाब से दिया, तब तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। लेकिन आपने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, लगातार देते गए बिना उसके जरूरत के, बिना पहले वाले के खत्म हो, तो वह इकट्ठे आ जाएगा और इससे ओवर हो जाएंगे। तो यही है हमारा जमा होना या इकट्ठे होते जाना, और ये इफेक्ट कहलाता है कम्युलेटिव इफेक्ट। सो द राइट आंसर इज कम्युलेटिव इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। What phenomena can occur in case of using a combination of drug? कौन सा फिनोमिना होगा जब हम ड्रग को एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में लेंगे? सीधा सीधा बोलिए कि जब हम ड्रग का कंबाइंड इफेक्ट देना चाहते हैं तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, या जब दो ड्रग आपस में मिलकर के इफेक्ट देते हैं तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? शब्द अलग अलग घुमा फिरा के पूछा समझ जा सकता है, आंसर आपका इसी पे छुपा हुआ होगा। पहला है टॉलरेंस, नहीं, ये टॉलरेंस नहीं आएगा। टैकीफाइलेक्सिस, ये भी नहीं आएगा। एक्यूमुलेशन, तो वो तो मैंने आपको बताया कि जब आप लगातार कंटिन्यूस एक्सेस में दोगे तो एक्यूमुलेशन आएगा। तो क्या आएगा? सिनर्जिज्म या फिर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ एडिटिव इफेक्ट। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे एडिटिव के बारे में तो A प्लस B इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ A प्लस इफेक्ट ऑफ B, ये एडिटिव कहलाता है, ठीक। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं A प्लस B इज इक्वल टू more than the effect of A plus more than the effect of B is called superative, या यूं कहूं कि मैं 2 + 2 = 5 जब हो जाए तो वो सुपरएटिव कहलाता है। यहां पे हम उसी को कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, तो वह है सिनर्जिस्टिक आंसर। द राइट आंसर इज डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अ गुड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग या एजेंट शुड नॉट कॉज, शुड कॉज नहीं है, शुड नॉट कॉज है, थोड़ा थोड़ा अंतर बहुत बड़ा क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम आपके लिए। पहला, लोकल इरिटेशन एंड टिश्यू डैमेज, कौन सा कॉज नहीं करना चाहिए? लोकल इरिटेशन एंड टिश्यू डैमेज, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, फास्ट ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वैसोडाइलेशन। ये क्या है? तीसरा ऑप्शन पहले गलत कर दो, फास्ट ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये तो एक्शन की बात कर रहा है, तो ये नॉकआउट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद वैसोडाइलेशन जनरली कॉज करता है नहीं, तो इसको आपको अवॉइड कर दो। इसके बाद आता है सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, ये भी सही आंसर नहीं है। क्या नहीं करना चाहिए? ये तो कॉज करने चाहिए वाले केसेस हो गए ना। लोकल इरिटेशन एंड टिश्यू डैमेज नहीं करना चाहिए भैया। अगर आप किसी टिश्यू के ऊपर या किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आप लगा रहे हो लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट में लगाने वाला, ये भी जानना जरूरी है। तो अगर वो टिश्यू के ऊपर अप्लाई करने के बाद इरिटेट करता है, आपको टिश्यू को डैमेज करता है, तो क्या मतलब उसके यूज करने का? आप चाहोगे ना कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो राइट आंसर इज ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा? पहले तो देखिए कोलिनोमाइमेटिक, दैट मीन्स अ ड्रग विच विल मिमिक, माइमेटिक मतलब मिमिक, डुप्लीकेट, किसको? कोलिनर्जिक सिस्टम को करेगा, और बेसिकली वो यूज किस में होता है? ग्लाउकोमा में। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इंट्राओकुलर प्रेशर जब बढ़ जाते हैं तो ऑप्शन है पिलोकार्पिन, लोबेलिन, एसिटाइलकोलिन या नियोस्टिग्मिन। यहाँ पे आपको एक चीज़ें टू दी पॉइंट याद रखनी पड़ेंगी, और इसका राइट आंसर है पिलोकार्पिन, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है, तो थोड़ा सा लॉजिकली नहीं याद करने वाले पॉइंट ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन ऑगमेंट द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज प्रोड्यूस बाय नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट? यहाँ भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो एक स्पेसिफिक तरीके से अगर हम बात करें कैन ऑगमेंट कर सकता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज को, जो प्रोड्यूस करता है नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट के थ्रू। बर्न्स राइट आंसर नहीं है, अस्थमा राइट आंसर नहीं है, पार्किंसन का इससे लेना नहीं है, तो हमारे पास बचता है एक ऑप्शन माइस्थेनिया ग्रेविस। ये भी थोड़ा सा याद रखने वाली पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। हिप्नोटिक ड्रग आर यूज टू ट्रीट, हिप्नोटिक ड्रग जो होते हैं वो किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं? हिप्नोटिक ड्रग क्या होता है? इसकी एक और बंधु है, एक भाई और है, इसको हम लोग बोलते हैं सिडेटिव। सिडेटिव हिप्नोटिक साथ में चलते हैं। अगर हम हिप्नोटिक्स के बारे में बात करें क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे ड्रग होते हैं जो स्लीप कॉज करते हैं, तो स्लीप कॉज करते हैं, ये उनका नेचर है, तो वो डेफिनेटली किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे? आपको समझ में आ ही गया होगा। पहला साइकोसिस, नहीं, ये यूज़ नहीं होता उसके लिए। दूसरा है नेक्रोलेप्सी, नहीं, इसके लिए भी यूज़ नहीं होता। पार्किंसन के लिए भी यूज़ नहीं होता। ऑप्शन बचा बी, स्लीप डिसऑर्डर। चूंकि स्लीप नहीं, किसी को नींद नहीं आ रही है, वो एक प्रॉब्लम है, और हिप्नोटिक्स क्या है? जो नींद लाते हैं, तो जो नहीं लाता उसको ठीक करेगा हिप्नोटिक्स, यही होगा ना आंसर। तो राइट आंसर इज बी, दैट इज स्लीप डिसऑर्डर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी सीजर ड्रग इज, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो एंटी सीजर ड्रग पजेस करते हैं? इन्हांसमेंट ऑफ गाबार्जिक इनिबिटरी ट्रांसमिशन, गाबार्जिक तो ठीक है, ये इनिबिटरी पे ध्यान दीजिए, इनिबिटरी ट्रांसमिशन। दूसरा है डिमिनेशन, नीचे करने वाले को इन्हेंस कर रहा है,
और डिमिनिश करने वाली एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, तो डिमिनिशन ऑफ एक्साइटेटरी यूजुअली ग्लूटामिनर्जिक ट्रांसमिशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पहला आंसर है वो भी सही है, दूसरा ऑप्शन है वो भी सही है, तीसरा ऑप्शन है वो भी सही है। तो तीनों के लिए एक ही आंसर आपका अवेलेबल है, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी। तो इन पहले को हटा दो। तो राइट आंसर समझ में आ गया आप लोग को क्यों होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन पार्किंसन डिजीज। इनमें से कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो पार्किंसन डिजीज में इन्वॉल्व होता है। अगर आप सुपरफिशियली पढ़े हैं तो आपको एक ही झटके में लगेगा कि भाई एसिटाइलकोलिन और डोपामिन ये दो चीज़ें तो होती हैं, लेकिन एक चीज़ और याद रखो कि इस क्वेश्चन में भी आंसर छिपा हुआ है। अगर आपको लगता है कि एसिटाइलकोलिन और डोपामिन दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो क्या आपके ऑप्शन में बोथ ए एंड बी का ऑप्शन दिया है? नहीं। क्या ऑप्शन दिया है? केवल या तो ए या तो बी या तो सी या तो सब के सब। यहाँ पे ग्लूटामेट भी पार्शियली पार्टिसिपेट करता है इसकी एक्टिविटी में, और वैसे भी लॉजिकली दो हो गए तो आपके पास बचा कोई ऑप्शन नहीं। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। पहले दोनों को क्लियर कर देते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग पार्किंसन डिजीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर कॉजिंग अ नॉक्सियस रिएक्शन टू अल्कोहल बाय ब्लॉकिंग इट्स मेटाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन भी हमने पूछा था क्वेश्चन फॉर्म सी में, यही नहीं काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप चाहो अगर पार्टिसिपेट करना तो हमारे ऐप में क्वेश्चन है, वो आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हो। गारंटी तो नहीं, बट 100% ना सही 99% आपको ये बोल सकता हूँ कि इसी में से क्वेश्चन घुमा फिरा करके ही पूछे जाएंगे, अलग से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर, क्या करने के लिए? नॉक्सियस रिएक्शन को कॉज करने के लिए। कैसे? बाय ब्लॉकिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल। मतलब सीधा सा है कि अल्कोहल छुड़ाने की दवा कौन सी है, और वो छुड़ाता कैसा है, मैकेनिज्म आपको पता है। नैलट्रेक्सोन? नहीं, ये नहीं है। आपको तो नाम याद होना चाहिए, वह है डायसल्फिरॉन। द राइट आंसर इज डायसल्फिरॉन। यहाँ पे तो नाम ही है इसलिए कोई एक्सप्रेशन नहीं बचता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक इज अ फेनेथ्रीन डेरिवेटिव। यहाँ भी आपको चीज़ों को थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करेगा। द राइट आंसर इज मॉर्फिन। कुछ चीज़ों को क्लासिफिकेशन को याद ही रखा जाना चाहिए। इसके बाद है आपका न्यूरोलेप्टिक आर यूज टू ट्रीट। न्यूरोलेप्टिक को हम लोग बोल सकते हैं, एक प्रकार से बोला जाए तो एंटीसाइकोटिक या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग। इसके एग्जाम्पल में आपके ऑप्शन में दिए हैं न्यूरोसिस, साइकोसिस और नेक्रोलेप्सी या पार्किंसन डिसऑर्डर। तो ये आपका आंसर नहीं है। नेक्रोलेप्सी ये भी आपका आंसर सही नहीं है। न्यूरोसिस थोड़ा सा चांसेस हैं कि हो सकता है, बट दिस इज द वेरी जनरल सुपरफिशियली प्रॉब्लम नॉट एसोसिएटेड विद द एंटी एंजाइटी ड्रग। तो द राइट आंसर शुड बी साइकोसिस। तो हमारा राइट आंसर है बी, साइकोसिस। जो बाकी चीज़ें उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, जब आप सर्च करोगे ना कि दोनों में क्या डिफरेंस है, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, या फिर लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। यहाँ भी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टू द पॉइंट क्वेश्चन है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन में कई सारे ड्रग हो सकते हैं, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। आपका राइट आंसर है एमिट्रिप्टाइलिन। ये चीज़ों को आप याद रखिएगा तभी बन पाएगा, बाकी चीज़ यहाँ पे लॉजिक है वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनेक्सियोलाइटिक इज अ पार्शियली एगोनिस्ट ऑफ ब्रेन एट 5-HT1A रिसेप्टर। ये भी आपको याद रखना है। और द राइट आंसर क्या होगा आपका? बुस्प्रियन। तो ये भी चीज़ें आपकी गैलरी में रहें इंस्टॉल, जब जरूरत पड़े तब आप इसको यूज़ कर लें। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है एजेंट स्टिमुलेटिंग CNS आर ऑल ऑफ द एबव एक्सेप्ट। कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, वह है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे कौन सा है जो इसको बिलोंग नहीं करता? फ्लुएक्सिटिन, दिस इज राइट आंसर। क्लोजापिन या फिर न्यूट्रोपिल या सिंडोकार्प। ये सिंडोकार्प थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है स्पेलिंग वगैरह का। तो राइट आंसर इज क्लोजापिन। ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। ड्रग एडिक्शन इज एसोसिएटेड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है। बेसिक नॉलेज होगा तो पता होगा, सुपरफिशियल नॉलेज होगा तो कन्फ्यूजन मेंटेन हो सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे 50-50 का डाउट है। इस पे क्वेश्चन को बनाने वाले के सोच पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाह रहे थे। बाकी जो बेसिक है मैं आपको समझाता हूँ। ड्रग एडिक्शन पूछा है। ड्रग एडिक्शन इज एसोसिएटेड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, टॉलरेंस या ऑल ऑफ द एबव। मोस्ट ऑफ द केसेस आपका ध्यान जाएगा डी कि ऑल ऑफ द एबव पे, लेकिन ये एक हो सकता है, बट ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब हम बात करते हैं एडिक्शन और डिपेंडेंस की तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एडिक्शन आपके मानसिक रूप से प्रभावित होता है,
जबकि डिपेंडेंस फिजिकल रूप से, फिजियोलॉजिकली रूप से डिपेंडेंट होता है, फिजियोलॉजिकली तरीके से डिपेंड करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे ड्रग एडिक्शन के रेस्पेक्ट में, तो राइट आंसर शुड बी फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। बट मैंने कहा कि ये क्वेश्चन 50-50 जा सकता है, क्वेश्चन बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचकर क्वेश्चन दिए हुए होंगे, और कुछ हद तक ये ऑप्शन भी आ सकता है डी, ऑल ऑफ द अबव। बट मेरा पर्सनल थॉट्स है ए, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, क्योंकि इसी में हम एडिक्टेड होते हैं। डिपेंडेंस बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी को पूरा करने के लिए होता है कि हम इस काम को इसके बिना नहीं कर सकते। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है एडिक्शन और डिपेंडेंस के बीच में। अगर आप ध्यान से लेक्चर्स देखेंगे हमारे डिपेंडेंस और एडिक्शन को, तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा पहला सेक्शन कवर हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। अब दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन में आपको बस ब्रीफिंग करूंगा, आंसर तो आपको नहीं बताने वाला यहाँ पे मैं। वो है पार्ट बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। थोड़े लंबे लंबे लिखने हैं, 2 क्वेश्चन अटेंड करना है और एक क्वेश्चन का 10 नंबर है। पहला क्वेश्चन कह रहा था इसमें का कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, जस्ट डिफाइन दिस, कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है और उसके क्या क्या बेसिक पॉइंट आते हैं। एडीएमई का क्या मतलब होता है, गिव डिटेल अकाउंट ऑन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म क्या है, इसके फेज क्या हैं, इसका दूसरा नाम क्या क्या होता है, फेज 1, फेज 2, ये सब क्या है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, मतलब रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन कौन कौन से हैं, इसमें हमको बताना पड़ेगा कि एक्सक्रीशन में बेसिकली होता क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एपिलेप्सी, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी क्या है, क्यों होता है, ब्रेन के लोब में कैसे माइग्रेट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पेटिट माल वगैरह, एब्सेंस फीजर वगैरह सब आपको एक्सप्लेन करना है और उसका क्लासिफिकेशन बताना है कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है अलग अलग तरीके के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले तो आपको ओपियोइड एनाल्जेसिक को डिफाइन करना है, एंटागोनिस्ट को समझाना है कि एक्चुअली कैसे एंटागोनिस्ट हैं, अब वो कैसे काम करते हैं। इसका आंसर एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसका नाम भी दिया हुआ है, आप अगर समझ गए होंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ये था हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का सेक्शन। आगे बात करते हैं सेक्शन 3, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अटेंट एनी 5, लेकिन यहाँ पे 5 × 7 है, तो ये थोड़ा करेक्शन था पेपर में, ये 5 नहीं अटेंट एनी 7 होगा। पहला है इसका क्लासीफाई रिसेप्टर्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको रिसेप्टर का डेफिनेशन देना है, डेफिनेशन देने के बाद उनको क्लासिफिकेशन करना है और उनके डायग्राम आपको बनाने हैं। फार्माकोलॉजी में ऐसा लिखा नहीं होगा कि डायग्राम बनाइए, बट आपको डायग्राम बनाना चाहिए जहाँ जहाँ भी एप्लीकेबल है। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर का डिस्क्राइब फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एंड फार्माकोविजिलेंस। 2 क्वेश्चन है। फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में सबसे पहले तो डिफाइन करो भैया कि क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल, फेज समझाओ, फेज 0 से लेकर के फेज 4 तक जाओ, क्या क्या खास बातें होती हैं उसको समझाओ, और फार्माकोविजिलेंस को डिफाइन करो। फार्माकोविजिलेंस इज नाउ अ डे ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक है जो आगे भी आपके काम आएगा अगले सेमेस्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासिफाई सिम्पैथोलाइटिक ड्रग विद देयर क्लिनिकल यूज। सिम्पैथोलाइटिक ड्रग क्या होते हैं और उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन एंड वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स इन CNS। हमने इसको बहुत अच्छे से लेक्चर वीडियो में समझाया था, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या मतलब होता है, और ये क्वेश्चन भी कई बार हमारे क्वेश्चन में से पूछे जाए हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब जनरल एनेस्थेटिक एंड प्री एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है डिफाइन करना है, उसके कौन कौन से बेसिक हाइलाइट्स होते हैं, क्या डिफरेंस होता है लोकल के साथ में, और क्या क्या स्टेज होते हैं, कौन कौन सा स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया होता है, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। प्री एनेस्थेटिक एक अपने आप में क्लासिफिकेशन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें एंटी एमेटिक ड्रग यूज़ होते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग होते हैं, यहाँ पे एंटी एंजाइटी ड्रग यूज़ होते हैं, एंटासिड यूज़ होते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा प्री एनेस्थेटिक ड्रग को विद देयर रेस्पेक्टिव एग्जांपल। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ड्रग यूज इन पार्किंसन डिजीज। मैंने कहा था ऊपर भी कि पार्किंसन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको यहाँ पे पार्किंसन के केस में कौन कौन से ड्रग यूज़ होते हैं उसको क्लासीफाई करके बताना पड़ेगा। हो सके तो पार्किंसन की एटियोलॉजी भी बतानी पड़ेगी। सिंपल सा मैंने डायग्राम बताया था एक तराजू का, उस सिस्टम से आपको उसको समझाना चाहिए। राइट नोट ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं जिसको हम शॉर्ट में ADR कहते हैं, इसके टाइप बताने हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, ये भी हमने दिए थे क्वेश्चन, आपको याद होगा तो अगर आपने अटेंड किए। डिफाइन द टर्म्स ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्या है इसका डेफिनेशन देना है और हर एक डेफिनेशन को जस्टिफाई करता हुआ उनके रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल आपको देने। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स।
डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नोट्स के रूप में हमने अवेलेबल करा है। अगर आप ऐप पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी होता तो चलता। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने बात किया बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर, और वो सब्जेक्ट था फार्माकोलॉजी 1। यूनिवर्सिटी थी CSVTU यानी कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उम्मीद करता हूं कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सही करा हुआ होगा ताकि आपके स्कोर अच्छे हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।